नमस्ते एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत ही वाइड स्प्रेड है लेकिन एक टैबू है। वाइड स्प्रेड मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेसेस से जूझ रहे हैं। टैबू इसलिए कहा कि लोग अक्सर इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। वो मेडिकेशन पे हो सकते हैं, वो सफ़र कर रहे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ओपनली वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते। इन एपिसोड्स में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेसेस के बारे में और जानेंगे डिटेल में कि मेंटल इलनेस क्या होती है, कैसे आती है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है और कैसे उसका समाधान, निदान निकाला जा सकता है। इस विषय में बातचीत करने के लिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर महेश परीख को, जो कि जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं। पिछले 40 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में और गुजरात में, और हज़ारों पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं। तो उनसे हम समझेंगे मेंटल इलनेसेस, मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ के विषय में हमें क्या पता होना चाहिए, ताकि हम यदि स्वयं सफ़र कर रहे हैं या हमारे आसपास फैमिली में, रिलेशनशिप्स में या फिर हमारे समाज में कोई सफ़र कर रहा है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसकी मदद कर सकें। स्वागत है सर आपका इस सीरीज़ में हमें एनलाइटन करने के लिए कि हम जानना चाहते हैं कि पहले तो मेंटल हेल्थ है क्या और उसको पहचाने कैसे। जी। तो ये मेंटल इल हेल्थ होता है, वो परिस्थिति की वजह से नहीं होता है, लेकिन हमारे शरीर में जो नसें होती हैं उसका जो जोड़ होता है, उस गैप में जो केमिकल होते हैं उसमें तब्दीली होने के कारण होता है। ओके। कि ये जो नसें का जोड़ में जो केमिकल है, बायोकेमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, उनका काम है एक नस से दूसरे नस को संदेशा पहुंचाना। जी जी। तो कभी कभी ये कम ज़्यादा हो जाता है केमिकल, तो संदेशा बराबर नहीं पहुंचता। तो ये टोटली एक शारीरिक डिफेक्ट जिसको हम कहें, ये वो है। हाँ। जी। तो उसके वजह से अमुक चिन्ह पैदा होते हैं जिससे हमें अंदाज़ा आ जाता है कि इसका ये केमिकल बराबर काम नहीं कर रहा है। ओके। तो सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ आई, ये कोई दिमागी प्रॉब्लम नहीं है, एक शारीरिक, जैसे शरीर में कहीं चोट लगती है वैसे ही या शरीर में कभी हमारे विटामिन या कोई पैरामीटर्स ठीक नहीं होते, ऐसे ही कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स काम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो केमिकल इम्बैलेंस की वजह से या किसी और वजह से। जब वो संदेशा एक दूसरे को नहीं पहुंचा पाते हैं तब मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं या मेंटल इलनेस हो जाती है। तो सर, इस बात का इतना बड़ा टैबू क्यों है? क्योंकि यदि चोट लगती है तो लोग बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, बुखार होता है तो भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हुए लोग क्यों डरते हैं या क्यों बात नहीं करना चाहते? क्योंकि ये उनके अहम को ठेस पहुंचती है। जी। ईगो हर्ट होता है। अच्छा। ये स्वीकार करना कि हमारा दिमाग बराबर काम नहीं कर रहा है, अच्छा। तो वो मदद लेना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो अपने आप से मेहनत करेंगे तो ये सब सिम्टम निकल जाएंगे। तो मेंटल हेल्थ के बारे में लोग ज़्यादा इसलिए बात नहीं करते क्योंकि ये एक अहम को ठेस है, कि उन्हें लगता है कि क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा है तो ये कैसे स्वीकार कर लें हम। दूसरा शायद सोशल स्टिग्मा की भी बात है कि लोग एक दूसरे के बारे में सही नहीं सोचते यदि मेंटल हेल्थ की हम बात करें तो। हाँ, मानी हमारी धज्जियाँ उड़ जाती हैं, हमको लोग नीची नज़र से देखने लगते हैं। अच्छा। पहले तो सर ये बात बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी कुछ समय से जैसे दीपिका पादुकोण और बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने स्वीकार किया है कि उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ साथ भी वो सक्सेसफुल हैं और अपना काम कर रहे हैं और रेगुलर ज़िंदगी जी रहे हैं। सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि उन्होंने इलाज करवाया। हाँ, तो ये बात समझने की है कि यदि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उसका इलाज किया जा सकता है, एक रेगुलर इलनेस की तरह उसका इलाज होता है और
उसके साथ साथ आप अपनी रेगुलर ज़िंदगी भी जी सकते हैं और सक्सेसफुल भी हो सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसा ना सोचें कि यदि एक बार ये इलनेस आ गई तो फिर हमारी ज़िंदगी बेकार है। ना तो आप इस ईगो में रहिए कि हमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती, और ना ही आप इस बात को ये समझें कि ये एक सोशल स्टिग्मा है या फिर एक ये हमारे जीवन में ऑब्स्टिकल है। तो जैसे सर आपने बताया कि एक केमिकल इम्बैलेंस है, एक न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो फेलियर ऑफ इंटरैक्शन है वो है, तो ये एक शारीरिक सिचुएशन है जिसमें ये हो जाता है। तो इसका इलाज ना काउंसलिंग है ना साइकोथेरेपी है। इसका इलाज सिर्फ दवाइयाँ हैं जो इस न्यूरोट्रांसमीटर को बराबर करेगी, ठीक करेगी। अच्छा, तो जो लोग सोचते हैं कि काउंसलिंग से या साइकोथेरेपी से या बातचीत करने के माध्यम से इसका इलाज किया जा सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। उससे आप इमोशनल डिस्टर्बेंस को दूर कर सकते हैं, इमोशनल हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, जो हमने पिछले एपिसोड्स में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी है। जो दर्शक अभी इस एपिसोड से जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो पिछले एपिसोड ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चले इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ में क्या डिफरेंस है। इमोशनल हेल्थ का जो सोल्यूशन है वो काउंसलिंग या साइकोथेरेपी हो सकता है, चेंज ऑफ लाइफस्टाइल हो सकता है, चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस भी हो सकता है। लेकिन मेंटल इलनेस का जो सोल्यूशन है वो केवल और केवल मेडिकेशन है। तो सर अब सबसे पहले तो कैसे पता लगाएं कि हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं और किस तरीके से हम उनको बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं? ज़रूर, मैं उसके बारे में मैं भी बताता हूँ, लेकिन पहले ये एक बता दूँ बात कि समझो किसी को कमज़ोरी लग रही है जी, तो हम कहेंगे कि आप बराबर खाना नहीं खाते हो, पौष्टिक खाना नहीं खाते हो, व्यायाम नहीं करते हो, ये 2 करो तो आपकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। जी, लेकिन उसकी कमज़ोरी टीबी के वजह से है तो ये मशवरा हम नहीं देंगे। जी, उसको कहेंगे आप जाके टीबी का इलाज कराओ। जी, तो ये पहचानना ज़रूरी है कि कमज़ोरी किस वजह से है, क्योंकि इलाज उसके मुताबिक होगा। ठीक है। अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया तो हम क्या उसको कहेंगे ज़रा आप विगरस एक्सरसाइज करो, ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसके अलावा वो अगर समझो करने जाएगा तो हम उसको रोकेंगे कि नहीं, आराम करो। जी, जी, तो यहाँ जब हम इन मानसिक बीमारी को पहचानते नहीं हैं तो हम उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं कि तुम मन मजबूत करो या ज़रा बाहर गांव जाके आओ, हवा बदल जाओ तो आपका ये सब ठीक हो जाएगा। तो ये तरीका यहाँ काम नहीं आता है। ओके। तो आपका कहना है कि यदि कोई मानसिक बीमारी से जूझ रहा है तो जान लेना बहुत ज़रूरी है कि सोर्स क्या है। किसी भी वजह से यदि वो ज़्यादा सो रहा है या किसी भी वजह से वो कमज़ोर महसूस कर रहा है, तो ये ना कहें कि अच्छा ठीक है तुम अपना हवा पानी बदल लोगे तो ठीक हो जाओगे, या उसको मोटिवेट करें, नहीं नहीं तुम जाओ, देखो तुम्हारे दोस्त भी तो घूमने जा रहे हैं या तुम्हारे दोस्त भी तो पढ़ रहे हैं या किसी पार्टी में चले जाओ, तो उससे उसका कोई सोल्यूशन होने वाला नहीं है। ठीक है, तो एक तो हमें ये जान लेना है कि जो भी हम महसूस कर रहे हैं वो क्यों महसूस कर रहे हैं, तो उसका रूट पर जाएं। आप अब हमें ये बताइए कि कैसे हम मेंटल इलनेस को पहचानें और उसके चिन्ह क्या हैं? जी। तो उसका एक अहम चिन्ह है अनिद्रा, इंसोम्निया। ओके। अब अनिद्रा 3 प्रकार की है। ओके। अर्ली नाइट, मिडनाइट और लेट नाइट। ओके। कोई व्यक्ति समझो 10 बजे सोता है, 7 बजे उठता है, जी। तो अर्ली नाइट इंसोम्निया में क्या होगा कि बिस्तर पे 10 बजे गया है लेकिन करवटें बदलता रहता है, नींद आने में देरी हो जाती है, आधा घंटा, पौना घंटा, 2 घंटा लग जाता है। ओके। तो ये जो अर्ली नाइट इंसोम्निया है वो चिंता की वजह से। ओके। जैसे एक व्यक्ति को रात को नींद नहीं आ रही थी तो पत्नी ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो बोला मैंने पड़ोसी से उधार लिए हैं 50,000 और कल मुझे उसे चुकाने हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। ओके। तो पत्नी ने कहा जरा रुकिए, खिड़की पे गई, खिड़की खोल के पड़ोसी को खिड़की पे बुलाया और कहा कि देखिए इनको आपको 50,000 कल देने हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। फिर खिड़की बंद करके पति को कहा अभी वो जागेगा, आप सो जाइए। अच्छा।
ठीक है। दूसरा है वो मिडनाइट इंसोम्निया, नींद आ तो जाती है, टिकती नहीं है। ओके, 10 बजे वो सो गया लेकिन 12 बजे नींद खुल गई। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, राइट। और अमुक समय के लिए नहीं आती, ठीक है। चाहे वो 5-10 मिनट हो, चाहे आधा घंटा हो, चाहे 2 घंटा। ओके। तो ये जो मिडनाइट इंसोम्निया है, ये बीमारी की अहम निशानी है। अच्छा। अगर किसी को ये चिन्ह है तो उसको ये मानसिक बीमारी है। ओके। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। ये तो चिंता हो रही थी इसलिए मैं जाग गया, या ये कुत्ता भौंकता था इसलिए मैं जाग गया, या किसी ने दरवाज़ा जोर से बंद किया इसलिए मेरी नींद टूट गई, ओके। या मुझे पेशाब करना था इसलिए मैं जाग गया। लेकिन ये सब एक्सक्यूजेज हैं। ठीक है। मूल कारण है ये बीमारी का चिन्ह है। ओके। और थर्ड है लेट नाइट इंसोम्निया या अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया। उसमें हमेश की तरह जागने के बजाय वो जल्दी जाग जाता है और बाद में नींद नहीं आती। ठीक है। तो ये भी इस मानसिक बीमारी का चिन्ह है, लेकिन माइल्डर वैरायटी का। ओके। जब वो ज़्यादा बढ़ती है तो मिडनाइट इंसोम्निया आता है, और बहुत ज़्यादा तीव्र होती है तो टोटल इंसोम्निया, यानी पूरी रात नींद नहीं आएगी। तो मेंटल इलनेस का जो सबसे बड़ा सिम्टम बताया है सर ने, वो है इंसोम्निया, यानी नींद का ना आना। यदि शुरू में सोने में आपको वक्त लगता है तो वो चिंता का कारण हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की चिंता है, इस वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। जैसे सर ने एग्जाम्पल दिया कि 10 बजे यदि आप बेड पर गए तो आपको 1-2 घंटे नींद आने में लग गए, तो ये एक इमोशनल डिस्टर्बेंस का कारण हो सकता है। आपको चिंता हो सकती है किसी बात की, या कोई थॉट आपको परेशान कर रहा है, तो ये वो वजह हो सकती है। लेकिन यदि आप सोने के बाद बीच में उठ जाते हैं, यदि 12-1-2 बजे उठते हैं और फिर आपको कुछ घंटे तक नींद नहीं आती है, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है मेंटल इलनेस का। और लेट इंसोम्निया का मतलब है कि यदि आप 4 बजे 5 बजे जल्दी उठ जाते हैं और फिर आप सो नहीं पाते, तो ये भी एक माइल्डर वर्जन ऑफ मेंटल इलनेस हो सकती है। और बहुत बड़ी चिंता तब होती है जब आपको रात भर नींद नहीं आती, या टोटल इंसोम्निया यदि आपको आता है, तो फिर ये भी एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है मेंटल इलनेस की। दूसरा है भूख नहीं लगना, एनोरेक्सिया। ओके। कि खाने की रुचि ही नहीं होती है। अच्छा। खास करके इसमें सुबह के समय नहीं होती है, रात को बराबर खा पाता है। ओके। और उसकी वजह से वज़न घट जाता है, वेट लॉस होता है। अच्छा, तो फूड डिसऑर्डर लाइक आपको भूख नहीं लगती है, आपका खाने में रुचि नहीं होती है, आपको खाना पसंद नहीं आता है, तो यूजुअली हम समझते हैं कि शायद डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखें कि यदि आपको पर्टिकुलरली सुबह के टाइम अरुचि हो रही है या खाने का मन नहीं करता है, तो उसको भी नोटिस में रखें, उसको हल्के में ना लें, क्योंकि वो भी एक इंडिकेटर हो सकता है मेंटल इलनेस का। जी। किसी बीमारी में भूख ज़्यादा लगती है, अच्छा, ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो भी एक बीमारी की ही निशानी है। तो सर यूजुअली आजकल हम लोग जैसे थोड़े से भी परेशान होते हैं, या कुछ हमारे मर्ज़ी से नहीं घटा, या खुशी हो गई, या घर में गेस्ट आ गए, या किसी भी तरह का खुशी का माहौल हुआ या परेशानी का माहौल हुआ, तो हम एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं और ज़्यादा खाना शुरू करते हैं, तो जिसे हम आजकल इमोशनल ईटिंग भी बोलते हैं या बिंज ईटिंग भी बोलते हैं, और टीवी के सामने नेटफ्लिक्स चलाकर बैठे रहते हैं और खाते रहते हैं। तो ये भी क्या मेंटल डिसऑर्डर है या इमोशनल डिसऑर्डर है? अगर ये चिन्ह ज़्यादा समय तक रहे तो वो मेंटल इलनेस का चिन्ह है। अच्छा। कभी एक आध बार हो गया तो वो ये मानसिक बीमारी का निशानी नहीं है। अच्छा, तो कभी कभी हो गया तो ठीक है। हाँ। लेकिन यदि ये लगातार ऐसा ही पैटर्न रहता है तो फिर हमें चिंता करनी चाहिए, फिर हमें सोचना चाहिए कि ये मेंटल इल हेल्थ है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, और कोई निशानी सर? और एक अहम निशानी है घबराहट। घबराहट। अच्छा। बिना वजह घबराहट होने लगती है। अच्छा। और उसके साथ साथ सीने में दर्द होता है,
धड़कन बढ़ जाती है, सांस फूलने लगती है, चक्कर आते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, या पसीना आता है। ओके। तो इसको कहते हैं पैनिक अटैक। तो बिना किसी स्टिमुलस के, बिना किसी वजह से या बिना किसी इंसिडेंट के यदि अचानक घबराहट होने लगे, पैल्पिटेशन होने लगे, हाथ में पसीना आने लगे या फिर छाती में दर्द होने लगे, तो भी एक ये मेंटल इलनेस की निशानी है। ओके। सो हमने फूड पैटर्न्स देखने हैं, स्लीप पैटर्न्स देखने हैं, और बिना वजह हमारा शरीर कुछ किसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, जैसे पर्टिकुलरली पैल्पिटेशन है या दर्द है या घबराहट है, या आजकल ये भी बहुत सुनने में आता है कि बिना वजह रोने लगते हैं, बिना वजह चिंता में आ जाते हैं, और थॉट्स, वो जो स्पायरलिंग ऑफ थॉट्स लोग बच्चे बोलते हैं आजकल के, कि एक थॉट यदि दिमाग में आया तो वो निकलता ही नहीं है। तो व्हाट इज दैट? उसको कहते हैं ऑब्सेशन, ऑब्सेसिव थॉट। अच्छा, वो भी मेंटल इलनेस है? हाँ, वो भी एक प्रकार की मेंटल इलनेस है। अच्छा। मानी इसमें हमारा जो विचार है, थॉट्स है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। जी जी, बेलगाम घोड़े की तरह चलते रहते। जी जी। जैसे हमारे शरीर में दो प्रकार की प्रक्रिया है। एक स्वयंभू है, ऑटोनोमस है जी, जो अपने आप चलती रहती है। जैसे हमारा हृदय है, फेफड़े हैं, किडनी है, इंटेस्टाइन है, अपने आप काम करते रहते हैं, हमें बताना नहीं पड़ता उनको जी। लेकिन हमारे जो हाथ पैर है वो अपने आप नहीं चलते, वो वॉलंटरी है। अब कभी कभी ये वॉलंटरी एक्टिविटी इनवॉलंटरी हो जाती है। ओके। जैसे कि अगर किसी को पार्किंसनिज्म की बीमारी है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो रोक नहीं पाता है। और ये कंपन क्यों होती है? कि दो नसों के जोड़ में जो डोपामिन नाम का केमिकल है वो कम हो गया है। ओके। उसको ठीक करो तो ये थम जाता है। ओके। तो इसी तरह हमारे विचार भी जो है वो वॉलंटरी है। हम वही सोचते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन जब सेरोटोनिन नाम का केमिकल कम हो जाता है तब ये थॉट्स इनवॉलंटरी हो जाते हैं। इसको कहते हैं ऑब्सेसिव थॉट्स। ओके। वो अपनी मर्जी के बगैर आते हैं। आप उसको निकालने की कोशिश करते हो फिर भी वो निकलते नहीं हैं, वो मन में घूमते रहते हैं। तो ये भी एक मेंटल इलनेस की निशानी है। ओके। और कोई निशानी सर? मन में उदासी आना बिना वजह, रोना, मरने के ख्याल आना। ओके। मतलब लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, ऐसे विचार आना। हाँ, और ज़्यादा करके जो आत्महत्याएं होती हैं, सुसाइड्स होते हैं, उसकी वजह ये मेंटल इलनेस है। लेकिन क्योंकि हम इसको नहीं पहचानते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में जो भी घट रहा था उसको हम दोषी मान बैठते हैं। हालांकि मेन कारण ये है, मेन कारण वही केमिकल इम्बैलेंस। या कई बार हम अखबार में पढ़ते हैं या टीवी में न्यूज़ देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने बच्चों को पहले मार देता है और फिर खुद वो अपने आप को मार देता है। तो दीज आर केसेस ऑफ एक्सटेंडेड सुसाइड। ओके। उसको जीवन जीने लायक नहीं लगता है और अपने बच्चों को बचा रहा है इस जीवन से। मतलब अपने मन में उसको विचार है कि मैं बच्चों को प्रोटेक्ट कर दूं इस लाइफ से, और खुद भी अपने आप को समाप्त कर लेता है। करेक्ट। अगर इसका निदान हुआ होता, इलाज हुआ होता, तो ऐसा करुण अंजाम ना आता। सर, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स हैं और बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम अब बात करेंगे जो आगे कुछ एपिसोड्स में। तो सर, जैसे सुशांत सिंह राजपूत जैसे व्यक्ति जो बहुत ही सक्सेसफुल जीवन जी रहे थे और बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, डिसिप्लिन लाइफ जी रहे थे, तो जब वो ऐसे डिसीजंस लेते हैं या ऐसे मेंटल इलनेस से गुजरते हैं तो मन में शंका भी आती है, डर भी आता है और क्यूरियोसिटी भी होती है। कैसे पता करें कि ये लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, सुसाइड क्यों कर लेते हैं? वो इसी बीमारी से पीड़ित थे। अच्छा। उन्होंने 4 अलग अलग साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट ली थी और वो बार बार बंद हो जाती थी, ऐसा सुना है, मुझे मालूम नहीं है। तो अगर वो रेगुलर रहते तो ये अंजाम शायद ना आता। तो उनको भी केमिकल इम्बैलेंस था और इस वजह से ये बीमारी उनको हुई। सर, और कोई सिम्टम्स? हाँ, इसका विपरीत भी होता है। अच्छा। ज़्यादा खुशी होती है, ओके। ज़्यादा बातूनी होते हैं,
ज़्यादा भागदौड़ करते हैं, ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो ये भी मेनिया नाम की बीमारी का चिन्ह है। ओके, तो उदासी होना एक बीमारी है, यदि बहुत ज़्यादा खुशी व्यक्त करना, सोते रहना, या फिर बहुत ज़्यादा कार्यरत होना, या फिर जैसे अभी आपने बताया कि कंजूस होना भी बीमारी है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा करना भी एक बीमारी है। तो ये भी हमें मॉनिटर करते रहना पड़ेगा कि हम लोग इस परिस्थिति से भी ना गुजरें। जी, तो ये भी एक सिम्टम है जानने का कि ये मेंटल इलनेस है। जी, और कोई और दो चिन्ह हैं जी, एक है हेलुसिनेशन, दूसरा है डिल्यूजन। हेल्यूसिनेशन एंड डिल्यूजन। ओके, तो हेलुसिनेशन में क्या होता है कि कोई बोल नहीं रहा है, फिर भी उसको लगता है कोई बोल रहा है। अच्छा, सुनाई देती है आवाज़ें। तो आवाज़ें सुनाई देती है और आजू बाजू देखते हैं तो कोई नहीं, तो इसको कहते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। ओके, तो ये भी एक बीमारी का अहम चिन्ह है, मेंटल इलनेस का अहम चिन्ह। ओके, और दूसरा है डिल्यूजन, जिसमें कई तरह के डिल्यूजन होते हैं, लेकिन जो आम डिल्यूजन है वो शंका के हैं। अच्छा, उसको लगता है कि वो इसके खिलाफ है, उसके विरुद्ध है, उसके पीछे साजिश चल रही है। अच्छा। कोई उसको मारने की कोशिश करता है, कोई उस पर स्पाई कर रहा है, या कोई उसकी चीज़ें उठा रहा है, तो वो जाके पुलिस कंप्लेंट भी करेंगे। तो डिल्यूजनल जो लोग होते हैं वो हमेशा ये शंका में रहते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे घर टूटते हुए देखे हैं जब कोई रियलिटी नहीं है, लेकिन पति या पत्नी अपने स्पाउस के ऊपर इतना शक करते हैं कि उसको कहते हैं डिल्यूजन ऑफ जेलसी। ओके, ओके, तो यूजुअली ऐसे लोग जो हैं वो शंका करते रहते हैं कि उनके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट लोग बातें कर रहे हैं। ओके, तो ये भी एक मेंटल इलनेस की सिम्टम है या चिन्ह है। तो सर, इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।